2020 में 2020 में किसी के पास गेस्ट पेपर होगा या क्वेश्चन बैंक होगा या कुछ भी होगा, तो 2020 का फर्स्ट सिटिंग का आज बता रहे हैं सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं जो पूछा गया था। ठीक है ना, देखते तुम लोग कितना बता पाता है, उसको समझाएंगे भी हम। ठीक है ना, उसका जो समझाएंगे यहाँ ध्यान दे, तुम लोग को ध्यान किस पर देना है, खाली क्वेश्चन आंसर नहीं है, उस पर जो हम समझा रहे हैं, जो अलग से पॉइंट बता रहे हैं उस पर ध्यान देना है। ठीक है ना, उस पर भी ध्यान देना है, जो बता रहे हैं क्वेश्चन उस पर भी ध्यान देना है। तुम लोग को एक सीरीज चलाएंगे। ठीक है ना, उसमें 2018 का, 2019 का, 2020 का, 2021 का फर्स्ट सेकंड सिटिंग में जितना क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना, सबका सोल्यूशन देंगे। सबका सोल्यूशन चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सबका सोल्यूशन देंगे। ठीक है ना, तो चलो आज देख लेते हैं क्या 2020 का फर्स्ट सिटिंग का सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान में जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। ठीक है ना, और 2020 में कितना ऑब्जेक्टिव पूछा गया था पता है? तो पूछता था 48 को, कितना पूछता था? अब दुगना कर दिया है। ठीक है ना, अब पूछता है तुम लोग को 80 को पूछेगा, 40 को जवाब देना है। और जिसमें 100 को पूछेगा, जैसे मैथ में, हिंदी में, संस्कृत में 100 को पूछेगा तो उसमें कितना जवाब देना है? 50 को जवाब देना है। तो कर ले है, समझ तुम लोग को आ गया ना। चलो देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आया था 2020 का फर्स्ट सिटिंग सामाजिक विज्ञान। चलिए यहाँ ध्यान दे, तुम लोग जो लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब कर लो। ठीक है ना, और यहाँ पर सब सब्जेक्ट का VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताया जा रहा है। ठीक है ना, और ऑब्जेक्टिव भी बताया गया है। तुम लोग मेरा फोटो पर क्लिक करो, प्ले लिस्ट ऑप्शन में जाओ, A to Z वीडियो मिल जाएगा, A to Z वीडियो मिल जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो। ठीक है ना, चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। जानवर दिमाग काम कर पाए। पहला क्वेश्चन है क्या, पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण था अधिक सिंचाई। क्या था? यानी अधिक सिंचाई से भूमि के मिट्टी में जो गुणवत्ता था वो क्या हुआ? घट गया। क्या हुआ? ठीक है ना, तो अधिक सिंचाई क्या होगा? अब पंजाब में बहुत ज़्यादा सिंचाई होता है। ठीक है ना, सिंचाई के बल पर ही वहाँ क्या होता है? खेती होता है। ठीक है ना, और बहुत ज़्यादा गेहूँ का उत्पादन करता है, पता है ना। तो पंजाब में भूमि निम्नीकरण का कारण क्या हो गया? सिंचाई। लेकिन तुम लोग पूछेगा कि पहाड़ी क्षेत्र जैसे हो गया, उत्तराखंड को हो गया, वहाँ पर जो कृषि होता है कैसा होता है? तो सीढ़ी नुमा। क्या होता है? तो पूछेगा सीढ़ी नुमा खेती कहाँ होता है? उत्तराखंड को में। ठीक है ना, यानी पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है? पहाड़ी क्षेत्र में, उसी को बोलते हैं सोपानी कृषि। क्या बोलते हैं? सोपानी कृषि बोलेगा तब भी उत्तराखंड, और सीढ़ी नुमा खेती बोलेगा तब भी उत्तराखंड। समझ तुम लोग आ गया। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो मानव शरीर में लगभग 65% जल की मात्रा होती है। 65% जल की मात्रा होती है, याद रखना। मानव शरीर में जल की मात्रा कितना होता है? 65। और हम लोग का शरीर का सबसे बड़ा कोशिका कौन है? तंत्रिका कोशिका, पता है ना। सबसे बड़ा अंग कौन है? यकृत। कौन है? लगभग 1.5 kg का होता है, 1.5 kg। समझ आ गया ना। अगला बोल रहा है, निम्न जीवों में से कौन केवल भारत में पाया जाता है? तो डॉल्फिन जो है केवल भारत में पाया जाता है। भारत में भी कहाँ पर? गंगा में। कहाँ पर? गंगा में पाया जाता है। ठीक है ना, तो याद रखना डॉल्फिन। क्या रखना है? डॉल्फिन। ठीक है ना, डॉल्फिन खाली भारत में पाया जाता है। अगला है, सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। ठीक है ना, और बिहार में इसका फैक्ट्री कहाँ पर था? तो डालमिया में था। कहाँ था? डालमिया, याद रखना। ठीक है ना, तो चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? तो सीमेंट फैक्ट्री का कच्चा माल है। ठीक है ना, संघ राज्य की विशेषता नहीं है। तो तुम लोग को बताए थे, डायरेक्ट और 2 नंबर में पूछता है कि संघ राज्य की विशेषता क्या क्या है, तो बताए थे। संघ राज्य का पहला विशेषता है शक्तियों का विभाजन। शक्तियों का यानी केंद्र में प्रधानमंत्री तो राज्य में मुख्यमंत्री। ठीक है ना, तो शक्तियों का विभाजन। फिर दूसरा बताए थे कि लिखित संविधान। फिर तीसरा बताए थे सर्वोच्च न्यायपालिका। चौथा बताए थे, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं, उसको सर्वोच्च न्यायपालिका नहीं, सर्वोच्च संविधान। सर्वोच्च यानी सबसे ज़्यादा, सबसे ऊंचा कौन है? तो संविधान। क्या है? यानी सर्वोच्च संविधान, सर्वोच्च। और एकीकृत न्यायपालिका। ठीक है, तो ये सब हो गया। तो बोरा संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं है। ठीक है ना, तो इसका हो जाएगा क्या? इकाई शासन व्यवस्था। इकाई ना होता है, इकाई खाली ब्रिटेन में है। कहाँ? ब्रिटेन बोले तो इंग्लैंड में इकाई शासन व्यवस्था है, यानी खाली केंद्र में प्रधानमंत्री है, राज्य में मुख्यमंत्री नहीं है। लेकिन संघ में राज्य में मुख्यमंत्री भी होता है। ठीक है ना, और संघ में क्या बताए थे? तो लिखित संविधान होता है। ठीक है ना, न्यायपालिका सर्वोच्च होता है, बताए थे ना, शक्तियों का विभाजन होता है। ये सब गुण है। ठीक है, अगला
अगला क्या है, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का, तो संघ सरकार का उदाहरण कौन है, तो अमेरिका है, भारत है, कनाडा है, ये सब क्या है, संघ सरकार का उदाहरण है, संघ सरकार का उदाहरण है। तो अमेरिका मारना, क्या मारना है, क्योंकि यहाँ भारत तो दिया ना है, तो मारना अमेरिका, क्या मारना है, चीन और ब्रिटेन ये सब जो है, तो ब्रिटेन संघ सरकार नहीं है, वहाँ पर क्या एकात्मक सरकार, एकात्मक सरकार है, ठीक है ना। अगला, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया, तो बताए थे बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है ना, जयप्रकाश नारायण ने किया था, ठीक है ना। और कहाँ से, पटना के गांधी मैदान से किया था, ठीक है, संपूर्ण क्रांति, ठीक है। चलो अगला, अगला बोल रहा है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किन मुद्दों पर सफलता पाई है। बोल रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नलिखित किस मुद्दे पर सफलता पाई है। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक में क्या होता है, सब लोग मिलकर रहता है, तो असमानता क्या होता है, समाप्त क्या होता है, यानी ये सफलता पाया किस पर, तो राजनीतिक असमानता को समाप्त कर, राजनीतिक असमानता को, यानी जितना भी असमानता होता है सब समाप्त हो जाता है, सब लोग मिलकर रहता है ना। अगला भूस्खलन क्या है, बताइए कि यहाँ अभी भूस्खलन अपने आप होता है, यानी प्राकृतिक आपदा है, क्या है, प्राकृतिक आपदा, प्राकृतिक आपदा ना है, मैं बताया था ना कि भूस्खलन क्या है, तो भूमि का ऊपर से नीचे खिसक जाना, ऊपर से नीचे खिसक जाना भूस्खलन कहलाता है, भूस्खलन। और यह एक प्राकृतिक आपदा, यह एक प्राकृतिक आपदा है। अब कुछ भी खिसक सकता है, ऊपर से कचरा खिसक जाए, मिट्टी खिसक जाए, चट्टान खिसक जाए, पत्थर खिसक जाए, कंकर खिसक जाए, कुछ भी ऊपर से खिसक जाएगा तो क्या कहलाएगा, भूस्खलन, क्या कहलाएगा, भूस्खलन। अगला है महासागर के तल में होने वाला कंपन क्या कहलाता है, तो बताए थे वितरण, कर ले रह जाएगा जिंदगी भर। महासागर के तली में या सागर के तली में या समुद्र के तली में होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, और सुनामी भी क्या है, प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा मतलब होता है जो अपने आप घटित होता है, उसको मनुष्य उसमें योगदान नहीं होता है, तो क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा, क्या हो गया, प्राकृतिक आपदा हो गया। सुनामी जो एक जापानी शब्द है, कैसा शब्द है, जापानी शब्द है, याद रखना, ठीक है ना। अगला है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुँचने वाला तरंग, तो बताइए कि थे भूकंप तरंग 3 गो होता है, कितना होता है, 3 गो होता है, कितना होता है, 3 ठो होता है, ठीक है ना। कितना इंक दे देता है, पी मतलब प्राथमिक, प्राथमिक पहले आता है, और एल मतलब लास्ट, लास्ट यानी बाद में आता है, ये बाद में आता है। तो पहले आएगा ये, पहले आएगा ये, और लास्ट में आएगा ये वाला। और ये पहले आएगा कि नुकसान कम होगा, नुकसान ज़्यादा करेगा, समझ आ गया ना। अब भूकंप जहाँ से उत्पन्न होता है, भूपटल के नीचे जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है उसे भूकंप केंद्र कहते हैं। और सर्वप्रथम भूकंप भूपटल पर जिस बिंदु से टकराता है उसे अधिक केंद्र कहते हैं, समझ आ गया ना। भूकंप कैसे कहते हैं, तो जहाँ भूपटल के नीचे जिस बिंदु से भूकंप उत्पन्न होगा उसे भूकंप केंद्र कहेंगे। और भूकंप का तरंग सर्वप्रथम भूपटल के जिस बिंदु से टकराएगा उसे अधिक केंद्र कहते हैं। भूकंप मापने वाला यंत्र सिस्मोग्राफी है, क्या है, सिस्मोग्राफी है। और सिस्मोग्राफी में भूकंप को किसमें मापते हैं, तो रिएक्टर स्केल में मापा जाता है, समझ आ गया ना। अगर भूकंप में कोई व्यक्ति दब गया तो उसको कैसे पता करते हैं, इंफ्रारेड कैमरा, नहीं बताए थे, इंफ्रारेड कैमरा। चलो अगला, सुनामी का संबंध है, बता चुके हैं, समुद्र से या सागर से या महासागर से, तो यहाँ समुद्र क्या है। अगला है सुदूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है, तो सुदूर संवेदी उपग्रह का बोल रहा प्रयोग किसके लिए होता है, तो मौसम विज्ञान के लिए, किसके लिए होता है, मौसम विज्ञान के लिए होता है, ठीक है ना। ऐसे इसका दूर संचार भी होना चाहिए, ठीक है। तो बोरा सुदूर संवेदी उपग्रह होता है मौसम विज्ञान, किसके लिए होता है, निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगल है, तो भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगल वही होगा जो कहाँ पर है, जैसे तुमने भारत देखेगा ना तो नीचे जो है भूकंप उतना ना आता कहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है, विशाल हिमालय है ना, तो हिमालय जो सटल होगा वो क्या है, उसमें ज़्यादा भूकंप आता है। तो बताओ 4 ऑप्शन में कौन हिमालय सटल है, तो देहरादून किसका राजधानी है, तो देहरादून है उत्तराखंड का राजधानी, और उत्तराखंड में उपरिम है। देखेगा तुम लोग जम्मू कश्मीर के बाद हिमाचल प्रदेश के बाद उत्तराखंड, तो उत्तराखंड उपरिम है, तो ये हो जाएगा देहरादून। क्या होगा, बाकी बार रांची देखेगा तो रांची कहाँ है, बिहार के निचुए में है, झारखंड की राजधानी। फिर देखेगा हैदराबाद, तो हैदराबाद कहाँ पर, यहाँ तेलंगाना में है, ठीक है ना। फिर देखेगा तुम लोग का क्या है ऑप्शन में, चेन्नई तो एकदम निचुआ में है ना, तो ऊपर जाएंगे तो भूकंप का मात्रा बढ़ता है, समझ आ गया ना, तो होगा देहरादून। क्या होगा, निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है, तो बताए थे बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है, फिर पूछता है बीमारू, क्या पूछता है, बीमारू राज्य पूछता है ना। बिहार जो है सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य है। बिहार के बारे में क्या क्या क्वेश्चन बनेगा, देख, बिहार सबसे ज़्यादा पिछड़ा राज्य है, सबसे ज़्यादा गरीब राज्य है, ठीक है ना, सबसे कम साक्षर राज्य, सबसे कम
साक्षर राज्य, साक्षर राज्य कौन है? बिहार। क्या है? और सबसे कम आय किसका है? तो बिहार का। किसका है? आय मतलब इनकम। और बीमारू राज्य कौन है? तो BI से बिहार, MA से मध्य प्रदेश, R से राजस्थान, और U से उड़ीसा। U से उड़ीसा, उड़ीसा को बोलते हैं ओडिशा। क्या बोलते हैं? तो ये चारों बीमारू राज्य है, बाकी बार इसके अलावा बीमारू राज्य नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के टाइम को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। वित्तीय वर्ष कहा जाता है। समझ तो कहा गया ना। अगला है और भारत में सबसे बड़ा केंद्रीय बैंक कौन है? तो RBI। कौन है? और RBI का स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, और इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। 1949 में हुआ था। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो प्रधानमंत्री। काउंट काबुल को जो है विक्टर इमैनुअल वहाँ का राजा था, वो अपना प्रधानमंत्री बनाया। क्या बनाया? प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है ना। काउंट काबुल को विक्टर इमैनुअल ने प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया था। ठीक है ना। और तुम्हें पता है इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान था, मैजनी, काउंट काबुल और गैरीबाल्डी। चौथा व्यक्ति के रूप में विक्टर इमैनुअल भी था, लेकिन पूछता है तीनों के बारे में, काउंट काबुल, गैरीबाल्डी और काउंट काबुल, गैरीबाल्डी और मैजनी। काउंट काबुल, गैरीबाल्डी और मैजनी। समझ तुम लोग क्या गया ना। मैजनी को क्या कहते हैं? ऊपर है सब, अथिया के ऊपर ना, उगला अथिया जो है क्या ना, देख यहाँ पर कुछ बताया था कि इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान था। क्या? मैजनी, काउंट काबुल, गैरीबाल्डी। मैजनी को यंग इटली का स्थापना किया था। मैजनी कार्बोनेली के एक क्रांतिकारी का गुप्त संगठन था, कार्बोनेली, उसका सदस्य था। यंग इटली का स्थापना किया था, यंग यूरोप का स्थापना किया था। और मैजनी को इटली का मसीहा कहा जाता है। इटली का मसीहा कहा जाता है। गैरीबाल्डी बारे में याद रखना, गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। और गैरीबाल्डी को जो है ये इसे इटली का तलवार कहा जाता है। इटली का तलवार कहा जाता है। और गैरीबाल्डी जो है लाल कुर्ती का स्थापना किया था। लाल कुर्ती का स्थापना किया था। और दक्षिणी इटली का एकीकरण गैरीबाल्डी ने किया था। और काउंट काबुल जो है, काउंट काबुल को इटली का राजनीतिक या कूटनीतिक कहा जाता है। समझ लोग आ गया। और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। ठीक है। जो बोले थे रामायण से सुनना ना है, याद करना है, मतलब याद हो जाएगा। हम बार बार बोलते हैं, सब कुछ अथीम बोलते हैं, बार बार सुनेगा याद हो जाएगा। अगला है रक्त एवं लोक नीति का आंदोलन किसने किया था? बिस्मार्क। किसने किया था? रक्त एवं लोक नीति बिस्मार्क। रक्त एवं लोक नीति बिस्मार्क। ठीक है। लाल कुर्ती गैरीबाल्डी, लेकिन लाल सेना पूछेगा तो ट्रांस्की। लाल सेना पूछेगा तो ट्रांस्की, लेकिन लाल कुर्तिया पूछेगा कुर्तवा पहन के गैरीबाल्डी। समझ आ गया ना। रक्त एवं लोक नीति बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? 1871। जर्मनी का एकीकरण किस संधि के द्वारा हुआ? फ्रैंकफर्ट की संधि के द्वारा। जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के फलस्वरूप हुआ? सडान के युद्ध। सडान का युद्ध कब हुआ? 1870। सडान के युद्ध में किसका पराजय हुआ? फ्रांस का। कौन जीता? पर्सा। समझ तो कहा गया, याद रखना। अगला साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो रूस में। कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। रूस में हुआ था। और रूस में ही अक्टूबर क्रांति हुआ था, बताए थे ना। या उसी को बोलते हैं नवंबर क्रांति। क्या बोलते हैं? या उसी को बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति। क्या बोलते हैं? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो नवंबर 1917 में। बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? लेनिन। कौन था? लेनिन था, याद रखना। ठीक है ना। अगला बोल्शेविक क्रांति कब हुआ? तो वही पूछिए दिए हम, नवंबर 1917 में। कहाँ हुआ? रूस में। कहाँ पर हुआ? इसका नेता लेनिन था। इसका नेता लेनिन था। अगला है दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था कौन है? तो भूमि विकास बैंक। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाला संस्था जो है वो कौन है? भूमि विकास बैंक। भूमि विकास बैंक। और कृषक महाजन जो है या प्राथमिक कृषि साख समिति जो है ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करता है। अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए। अल्पकालीन मतलब कम समय के लिए, लेकिन लंबा समय के लिए ऋण प्रदान करता है कौन? तो करता है यही भूमि विकास बैंक। अगला बोल रहा है आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? तो जानते हैं आर्थिक विकास में 3 क्षेत्र होता है। 3 क्षेत्र होता है। प्राथमिक क्षेत्र को बोलते हैं कृषि। किसको बोलते हैं? कृषि को बोलते हैं प्राथमिक क्षेत्र। और प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो खेती आता है, मछली पालन आता है, मुर्गी पालन आता है, भेड़ पालन आता है, जो भी पालन कर रहा है सब आएगा। समझ आ गया ना। और दूसरा आता है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र को बोलते हैं उद्योग। किसको बोलते हैं? उद्योग को बोला जाता है द्वितीय क्षेत्र। और द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र भी कहा जाता है। विनिर्माण यानी जहाँ पर सामान निर्माण होता है। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। सेवा क्षेत्र कहा जाता है। समझ तो कहा गया।
चलो अगला, तो आप अति सबसे ज़्यादा रोजगार किस में है? भारत में। भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार किस में है? प्राथमिक क्षेत्र में नहीं रखेगा, कृषि क्षेत्र में। किस में है? लेकिन आमदनी सबसे कम, आमदनी सबसे कम। लेकिन सबसे ज़्यादा आमदनी किस में है? तृतीयक क्षेत्र में, तृतीयक क्षेत्र में, जब यानी सेवा क्षेत्र में, ठीक है ना। जब कोई देश का विकास होता है तो कौन क्षेत्र का योगदान बढ़ता है? तृतीयक क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र। समझ आ गया ना। चलो अगला, अगला बोल रहा है क्या, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में कितना रुपया लगता है? 1 रुपया ना, 1 रुपया ना, कितना रुपया लगता है? 1 रुपया नहीं लगता उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में, ठीक है ना। हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली। हिंद चीन पहुंचने वाला, यहाँ 2 क्वेश्चन बनता है। एक तो पूछेगा हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? पुर्तगाली कौन था। लेकिन पूछेगा हिंद चीन में बच जाने वाला जो फ्रांसीसी था उसे कोलोन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोलोन कहेगा। हिंद चीन पर कब्जा कौन किया? फ्रांसीसी। पहुंचा पहले कौन? पुर्तगाली। जैसे भारत भी पहले कौन आया था? पुर्तगाली। लेकिन कब्जा कौन किया था? अंग्रेज किया था ना। उसी प्रकार हिंद चीन में 3 देश आता है, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाली, कब्जा किया था फ्रांस, और जो फ्रांसीसी वहाँ पर बस गया था उसे कोलोन कहा जाता है, कोलोन कहा जाता है। अगला, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। इसका नेता महात्मा गांधी था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन दांडी यात्रा के द्वारा शुरू हुआ था, दांडी यात्रा के द्वारा शुरू हुआ था, ठीक है ना। राउल केला लौह इस्पात उद्योग कहाँ है? तो राउल केला उड़ीसा। राउल केला, देखो जो बता रहा हूँ सुनो। पूछेगा तुम लोग को क्या पूछेगा? दुर्गापुर कहाँ है? तो दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। पूछेगा राउल केला कहाँ है? तो उड़ीसा। भिलाई कहाँ है? भिलाई छत्तीसगढ़। बोकारो कहाँ है? तो बोकारो झारखंड, बोकारो झारखंड। याद रखना, समझ आ गया ना। और सबसे पहला लो इस्पात संयंत्र कारखाना तो टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। समझ तुम लोग आ गया ना। जिसका स्थापना 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा ने किया था। चलो अगला, अगला बोला सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? तो प्रगतिशील प्रवृत्ति को। समझ आ गया ना। अगला बोला उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च। उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं और उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने में 1 रुपया नहीं लगता है। और उपभोक्ता अधिकार दिवस हम 15 मार्च को मनाते हैं, ठीक है ना। अगला है तुम्हारा क्या, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितना है? तो इसका 4 गो है। कितना है? अब आर्थिक नीति का 3 गो है, लेकिन वैश्वीकरण का पूछेगा तो 4 गो। कितना? तो वैश्वीकरण का मुख्य अंग 4 ठो है और आर्थिक नीति का पूछेगा तो 3 गो। आर्थिक नीति कब अपनाया गया भारत में? तो 1991 में। कौन कौन था? तो वैश्वीकरण, निजीकरण, उदारीकरण। समझ तो आ गया ना। चलो अगला, अगला बोल रहा है कि कौन सी सेवा गैर सरकारी है, सरकारी ना है? तो बता, यहाँ पर देख रहे हैं सेना, तो सेना तो सरकारी है, ले लिए रह जाएगा। वित्त बोले तो जो मतलब वित्त तो देता है, वित्त मतलब पैसा जो देता है स्कूल में, कॉलेज में, इसे क्या सरकारी है। और लेल भी क्या सरकारी है। लेकिन मूल सेवा क्या है? गैर सरकारी यानी प्राइवेट। गैर सरकारी बोले तो प्राइवेट। आगे समझ। भारत का वित्तीय राजधानी दिल्ली, दिल्ली है, उठा पटा देंगे। मुंबई क्या है? तो भारत का वित्तीय राजधानी पूछेगा तो मुंबई। भारत का आर्थिक राजधानी पूछेगा तो मुंबई। समझ तुम लोग आ गया ना। भारत का वित्तीय राजधानी मुंबई, भारत का आर्थिक राजधानी मुंबई, भारत का फिल्म सिटी मुंबई। समझ आ गया ना। और ऐसे पूछेगा तो नई दिल्ली। अगला, अगला बोल रहा है क्या, काटी तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो काटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में। ले के 10 बताते रहे। काटी तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में, ठीक है ना। और कहलगांव विद्युत परियोजना भागलपुर में। कहलगांव पूछेगा तो भागलपुर, काटी तापी पूछेगा तो मुजफ्फरपुर, बरौनी पूछेगा तो बेगूसराय। समझ तुम लोग आ गया ना। बेगूसराय में 2 चीज़ें, विद्युत परियोजना भी है, एक तो तेल रिफाइनरी कारखाना भी, तेल को शुद्ध करने वाला कारखाना नहीं, तेल रिफाइनरी कारखाना भी है। समझ तुम लोग आ गया ना। और मथुरा पूछेगा तो यूपी, मथुरा पूछेगा तो यूपी। समझ आ गया। और जामनगर पूछेगा तो गुजरात। और डिगबई पूछेगा तो असम। ले रह जाएगा। अगला, रेल वर्कशॉप कहाँ है? रेल वर्कशॉप, तो रेल वर्कशॉप बिहार में जमालपुर में है। कहाँ पर है? जमालपुर में। रेल वर्कशॉप कहाँ पर है? जमालपुर में। और डीजल इंजन कारखाना कहाँ पर है? वाराणसी। कहाँ पर है? वाराणसी में। लेकिन रेलवे के बारे में पूछेगा कि रेलवे का मुख्यालय कितना है? तो अभी है 18। कितना है? रेलवे का कितना मुख्यालय यानी कितना जोन है? तो 18 जोन है, ठीक है ना। लेकिन तुम लोग के बुक में 17 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? अगर 17 18 दोनों तो दिया, 18 तुम लोग को मारना है। 18 अगर नहीं दिया तो 17 मारना है। क्या मारना है? 17। और बिहार में एकमात्र रेलवे का मुख्यालय है पूर्व मध्य रेल, पूर्व मध्य रेलवे। और पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर। कहाँ पर है? हाजीपुर। याद रखना, ठीक है ना। अगला, हाजीपुर के केला फेमस है।
ठीक है। अगला देख, अगला है सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो बता चुके हैं समुद्र में भूकंप आना। समुद्र में भूकंप। सुखाड़ क्या है, सुखाड़ प्राकृतिक आपदा है। प्राकृतिक आपदा जो प्रकृति द्वारा घटे उसे प्राकृतिक आपदा, और जो मनुष्य द्वारा घटे वो मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में क्या होगा, सुनामी, भूकंप, बाढ़, सुखाड़, ये सब क्या है, प्राकृतिक आपदा क्या है, ठीक है ना। चक्रवात ये सब प्राकृतिक है। और मानव कृत में क्या होगा, आतंकवाद, बम विस्फोट, रासायनिक हमला, आग लग जाना, ये सब क्या है, ये सब है मानव जनित, मानव जनित। अगला क्या है, अगला निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अनुरूप, तो लोकतांत्रिक में क्या बोल रहा है कि कानून की समझ समानता। सही बात है, लोकतंत्र में कानून की समझ सब लोग बराबर है। सब लोग क्या है, चाहे भिखारी हो या करोड़पति हो, सब क्या है, बराबर, ठीक है ना। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, हाँ यहाँ पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव होता है, चुनाव ना होता है ना। तो अगला उत्तरदायी शासन व्यवस्था, हाँ उत्तरदायी शासन व्यवस्था यहाँ पर होता है, ठीक है। जोन पार्टी से जीत जाएगा उसके प्रति उत्तरदायी रहेगा, ठीक है ना। तो उत्तरदायी होता है, लेकिन बहुसंख्यकों का शासन जरूरी ना है कि बहुसंख्यक का शासन होगा, जो जीतेगा वही शासन करेगा। समझ तुम लोग आ गया ना। तो डी नंबर नहीं होगा, डी नंबर। अगला बोला लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर, तो नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, यानी नागरिक कितना ज़्यादा होशियार है, ठीक है ना, बकलोल तो नहीं ना। तो नागरिक के विवेकपूर्ण सहभागिता पर, विवेकपूर्ण सहभागिता पर क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम क्या है, तो क्षेत्र भाव से, तुम बोलेगा बिहारी है, बोलेगा मराठी है, बोलेगा बंगाली है, बोलेगा झारखंडी है, तो इससे क्या होगा, इससे होगा अलगाववाद। क्या होगा, अलगाववाद। इसका होगा अलगाववाद। क्या होगा, कोयला क्या है, तो कोयला और नवीकरणीय संसाधन है, वो नवीकरणीय संसाधन है। और नवीकरणीय संसाधन मतलब होता है जिसका मात्रा सीमित हो, अगर एक बार समाप्त हो गया तो उसे हम पुनः प्राप्त नहीं कर सकते हैं, उसे वो नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। तो कोयला क्या है, वो नवीकरणीय। क्या है, पेट्रोलियम क्या है, वो नवीकरणीय। प्राकृतिक गैस क्या है, वो नवीकरणीय। लेकिन नवीकरणीय उसको बोलेंगे जिसका मात्रा वो सीमित हो, क्या हो, यानी समाप्त होने वाला ना हो, समाप्त होने वाला। और अगर समाप्त हो भी गया तो उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। समझ आ रहा है। ज़्यादा ऊर्जा सब कहाँ है, नवीकरणीय। क्या है, ठीक है ना। जंगल भी खत्म हो गया, लगा दे फिर पेड़ पौधा, ना लगाएगा तो तुम ही गधा है। समझ आ गया ना। चलो अगला बोल रहा है क्या, द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो डी नंबर यूरोपीय संघ। क्या होगा, यूरोपीय संघ का निर्माण, यानी यूरोपीय यूनियन। और यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर है, इसका मुख्यालय बेल्जियम के राजधानी ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है ना। अगला, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो ये कहा था मार्टिन लूथर। क्या कहा था कि मुद्रण तो समझ रहा है ना, छापने वाला मशीनमा, ठीक है ना। मुद्रण ईश्वर का दिया हुआ महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, किसने कहा था, तो कहा था मार्टिन लूथर। और मार्टिन लूथर जो सबसे पहला पुस्तक छापा था वो छापा था कौन, तो बाइबिल। कौन छापा था, बाइबिल, याद रखना, ठीक है ना। और छापाखाना का पहला विकास कहाँ हुआ था, चीन में। कहाँ हुआ था, चीन में। यूरोप कौन लाया था, मार्को पोलो। यूरोप कौन लाया था, मार्को पोलो। अगला, भारत में मतदान हेतु न्यूनतम आयु 18 वर्ष। कितना वर्ष, 18 वर्ष, ठीक है ना। तो मतदान हेतु 18 वर्ष। और मुखिया का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष। समझ आ गया ना। प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 वर्ष। राज्यपाल और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष। 35 वर्ष। अगला, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है, शासन प्रणाली, तो बता चुके हैं तुम लोग को। भारत क्या है, संघीय। क्या है, संघीय। बोले तो संघीय मतलब बार बार तुम लोग को बता रहे हैं, 2 नंबर में भी आता है। संघीय मतलब बोले तो शासन का विकेंद्रीकरण, शासन का विभाजन, शासन का विभाजन। और उसके बाद बताए थे लिखित संविधान, न्यायपालिका का सर्वोच्चता, ठीक है ना, यानी सर्वोच्च न्यायपालिका, ये सब क्या है, संघीय शासन का उदाहरण है, ठीक है ना। संघीय शासन का गुण है, क्या है, विशेषता है, क्या है। तो यहाँ बोल रहा है क्या, भारत में किस प्रकार का शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय, यानी यहाँ पर संसद होता है। क्या होता है, संसद होता है, सब लोग वहाँ जाकर दिल्ली में बैठता है, ठीक है ना। भारत में कोयला का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन है, तो झारखंड। अभी कौन है, कभी छत्तीसगढ़ भी बन जाता है, लेकिन झारखंड है। क्या है, झारखंड का कौन है, झरिया। कौन है, झरिया। और बोकारो कोयला के लिए फेमस है झारखंड का, लेकिन ज़्यादा झरिया। कौन है, झरिया। और पश्चिम बंगाल का रानीगंज, पश्चिम बंगाल के रानीगंज कोयला के लिए फेमस है, कोयला के लिए फेमस है। अगला, भारत का प्रमुख लौह उत्पादक उद्योग कौन है, भारत का प्रथम बोल रहा है। प्रथम कौन है, किसको बताए थे, ना बताए थे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसका स्थापना 1907 में हुआ था, जमशेदजी टाटा ने किया था, पता है ना। तो यही क्या है, पहला। यही क्या है, पहला। अब बोकारो बताए थे कहाँ है, झारखंड में है। भिलाई कहाँ है, छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में है। राउरकेला कहाँ पर है, उड़ीसा में है, ठीक है ना।
गंडक परियोजना है, तो गंडक परियोजना जो निकलता है पश्चिमी चंपारण से होते हुए, अब पश्चिम चंपारण में एक जगह है वाल्मीकि नगर, क्या है वाल्मीकि नगर, तो वाल्मीकि नगर से निकलता है, वाल्मीकि नगर से निकलता है, ठीक है ना। बताया था ना तुम लोग को, वाल्मीकि नगर पास वहीं है वो भैंसाल होटल, बताया था ना, वहीं से, ठीक है ना। तो पहले 48 क्वेश्चन पूछता था, ठीक है ना। उसके बाद 48 में तुम लोग को बनाना होता था कितना, 40 को बनाना होता था, तो ठीक है ना। लेकिन अब पूछेगा 80 बनाना है 40, पूछेगा 100 तो बनाना है 50, ठीक है ना। तो तुम लोग को जो हम डिस्कशन कराए वो मेन है, ठीक है। डिस्कशन हम बार बार कराते हैं, तुम लोग को याद हो जाए, दिमाग में घुस जाए, ठीक है। लेकिन तुम लेल बकरो रहेगा, दिमाग नहीं घुसेगा, दिमाग नहीं घुसता है। सब्सक्राइब तो कर दे, सब्सक्राइब कर, लाइक कर, शेयर कर, ठीक है ना। और शेयर भी करो, बताओ सब लोग को।